ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो मैंने आप लोगों को जो लास्ट लेक्चर था उसमें क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। 15th एंड 16th सब में ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स आए। ठीक है, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 17। ओके, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 2 पाई सेकेंड्स। ओके, तो इज योर क्वेश्चन नंबर 17। Particle is performing linear SHM of time period t which is equal to 2 pi seconds. Okay, और क्या बोला हुआ है? Okay, it is observed that it has a speed of v into root 3 meter per second when at a distance of b meter from O. तो v का वैल्यू है v रूट 3 मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू कब है? जब x का वैल्यू जो है इट इज b मीटर। ओके, तो जब x का वैल्यू b है, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तब हम लोग बोलेंगे कि जो पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है उसका स्पीड कितना है? इट इज बी रूट 3 मीटर पर सेकेंड इफ द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ओ एट दैट इंस्टेंट। ओके, यानी बेसिकली अब वो मीन पोजिशन से ओके पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। ओके, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। अब पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ क्यों? तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? व्हेन एट अ डिस्टेंस p। अब व्हेन एट अ डिस्टेंस p यानी हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे इट इज मूविंग टुवर्ड्स व्हाट? पॉजिटिव एक्सट्रीम, यानी मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज्यूमिंग पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम मीन पोजिशन टू एक्सट्रीम पोजिशन। इसका मतलब क्या? तो पार्टिकल पहले x इक्वल टू 0 पे था, लेट अस से ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, x इक्वल टू प्लस है, और ये हम लोग बोलेंगे दिस इज नेगेटिव एक्सट्रीम, x इक्वल टू माइनस है। हम लोग बोल रहे हैं कि द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम मीन पोजिशन। अब मीन पोजिशन का मतलब क्या? एक तो 0 से a की तरफ जा रहा है या फिर 0 से माइनस a की तरफ जा रहा है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात हम लोग बोलेंगे कि इट हैज रीच्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ b मीटर। ओके, यानी आपका जो डिस्टेंस है, यहाँ पे ही बता देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? इट इज b मीटर। और यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है, ओके, दैट इज गिवन एज व्हाट? b टाइम्स रूट 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? ओके, इफ द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम O at that instant, find the time required by the particle to travel a further distance b। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि यहां से एडिशनल और वो डिस्टेंस कुछ ट्रैवल करता है, और वो डिस्टेंस कितना है? b। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट पे आने के लिए, ओके, यस, लेट अस से दिस पॉइंट इज व्हाट? इसको m बोल देते हैं, और ये जो पॉइंट है उसको n बोल देते हैं। तो पॉइंट m से पॉइंट n को आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो बेसिकली आपको ये न्यूमेरिकल में पूछा, यानी एक्चुअली पार्टिकल अभी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है? इट इज गोइंग टू ट्रैवल 2b। ये क्लियर है? तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको हम लोग यूज करते हैं। हम लोग बोलेंगे लेट ए बी द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, और अगर हम लोग बोलते हैं लेट एसएचएम स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजिशन, तो हम लोग बोलेंगे ऐसे, इसमें जो इक्वेशन मिलेगा एसएचएम का, क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अभी आप बोलोगे सर मीन पोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो फाइव का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, आपको मिलेगा x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। यस, यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो आपका x का वैल्यू है
एक्स का वैल्यू कितना है, इनिशियली ऐसा बोला मैं, एक्स का वैल्यू इज बी, मैं बोलूंगा बी इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब यहाँ से हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता है वो तो पता नहीं, बट इसको मैं फिलहाल बोल देता हूँ दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद b इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, b इंटू √3 मीटर पर सेकेंड। अब v का एक और फॉर्मूला है, v का फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू b√3। अब ये जो प्लस माइनस साइन है इसको फिलहाल हम लोग निगलेक्ट करेंगे, मैं बोलूंगा कंसिडरिंग ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये क्या मिलेगा, ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू b√3। लेकिन आपका x का वैल्यू कितना है, यानी जब मीन पोजीशन से ये b पे पहुंचता है, यानी ये पॉइंट पे मैं बोलूंगा, ये तो अलग कलर यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे x का वैल्यू बन रहा है ये पॉइंट पे x इज इक्वल टू b, ये आपको ध्यान में रखना है एट पॉइंट m। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू b√3। ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मैं बोलूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, तो इसको स्क्वायर किया, तो या स्क्वायर करने के पहले चलो एक काम करते हैं, ओमेगा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो t दिया हुआ है आपको 2 पाई सेकेंड्स, कैन आई से ओमेगा इज नथिंग बट इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल T अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू b√3। भाई t इज इक्वल टू 2 पाई सेकेंड्स और ओमेगा 2 पाई अपॉन टी है, तो यहाँ पे t का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट किया तो आपको क्या मिलेगा फिर, 2 पाई अपॉन 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू b√3। 2 पाई कैंसिल हो गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू b इंटू √3। स्क्वायरिंग बोथ साइड आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जब इसका स्क्वायर लोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। ओके, और √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, इसको रीअरेंज करो तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू, ओके, 3b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर क्या बन गया 4b स्क्वायर। कैन आई से बेसिकली a इज इक्वल टू क्या 4b स्क्वायर, या a स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड आपको मिलेगा a इज इक्वल टू वॉट अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2b। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे प्लस माइनस साइन लेना चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगा एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड दोनों साइड पे रहता है ना, लेकिन फिलहाल हम लोग एम्पलीट्यूड का एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। मैं बोलूँगा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा प्लस 2b। ये क्लियर है? ठीक? तो क्या करना है, अच्छे से आप लोगों ने नोट कर लेना है। ठीक है, यस। अब थोड़ा सा ही स्पेस बाकी है, वो हम लोग यूटिलाइज करेंगे। ओके, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप लोगों ने इसको अच्छे से क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये कॉपी कर लिया। देखो अभी तक जो कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिला है ना, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, यस, हमें क्या मिला है सबसे पहले कि एक पार्टिकल है, वो जब पॉइंट बी तक ट्रैवल करता है तब उसकी स्पीड क्या हो जाती है b/√3। ओके, यानी जब x का वैल्यू b होता है। ओके, यस, तो यहाँ पे हम लोगों ने वही सब्स्टिट्यूट किया था, x का वैल्यू b, और ऐसे एज्यूम किया था हम लोगों ने पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें इक्वेशन मिला था b इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो स्मॉल t है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं बोलूंगा ये जो टाइम है, ओके, चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ। ओके, ये पार्ट जो है ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, यहाँ पे बहुत सारा पहले ही मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, मैं इधर ऊपर एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये मीन पोजीशन है x इक्वल टू 0, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, जो आपका एम्पलीट्यूड है a, बट वो a का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू वॉट ट्वाइस b, बराबर है। अब देखो सम में ऐसा दिया था कि पार्टिकल पहले b तक आता है, अब ये a इक्वल टू 2b
ये मुझे पहले नहीं मिला, इसको सॉल्व करके हम लोगों ने क्या किया, ये आंसर निकाला। तो हमें पहले इतना ही पता था कि पार्टिकल पॉइंट बी तक आ रहा है, तो मुझे पता नहीं था कि वो जो बी है वो हाफ द डिस्टेंस है। ये तो अभी अपने को पता चला एम्पलीट्यूड ट्वाइस बी है, तो 0 से 2 बी का मिड पॉइंट क्या रहेगा, बी। आपको आ रहा है समझ में? बट पहले डायग्राम में मैं श्योर नहीं था, इसलिए मैंने एक रैंडम पॉइंट लिया था, पॉइंट एम। ओके, अब रियल में हमको पता चला है कि ये जो बी है, बी इज वॉट बेसिकली इट इज हाफ द एम्पलीट्यूड। ओके, तो अब जो नया डायग्राम मैं बनाऊंगा, ये डायग्राम हमारा गलत नहीं है। ओके, लेकिन मैं इसको थोड़ा और एक्यूरेट बनाता हूँ। कैसे? तो मुझे अभी पता चल गया एम्पलीट्यूड क्या है, इट इज ट्वाइस बी। तो हमारा पार्टिकल कहाँ पे रीच हुआ था, यहाँ पे, यानी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, बी। ओके, तब उसको टाइम कितना लगा था, स्मॉल टी। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, यस। तो यही कंडीशन अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, यूज करेंगे। ठीक है, चाहिए तो मैं एक अलग कलर यूज करता हूँ, यानी आपको समझने के लिए और इजी हो जाएगा। ओके, तो जो इक्वेशन 1 है उसको मैं वापस यूज करूंगा, तो मैं बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, बी इज इक्वल टू, कहना इसे ए का वैल्यू क्या है, ट्वाइस बी, तो वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ट्वाइस बी साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। ओके, अब ये b इज इक्वल टू ट्वाइस बी जो आया ना, इसको रीअरेंज किया तो आपको क्या मिलेगा, ये 2b इधर आके डिवाइड करेगा। ओके, तो b और b कैंसिल होके बचेगा आपके पास क्या, सिर्फ हाफ, b अपॉन 2b, यानी कितना हो गया, हाफ, इज इक्वल टू वॉट, साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, नाउ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वॉट, हाफ। तो कहना है इसे जो पहला एंगल आता है, ओके, अभी यहाँ पे हम लोग एज्यूम क्या कर रहे हैं कि ये अपना जो साइकिल है ये 0 से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पे पहुंच रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो फेज एंगल होगा या जो फेज होगा एसएचएम का, ओके, वो 0 से बढ़ते जाएगा। तो 0 से बढ़ते वक्त जो पहला एंगल आता है जिसका साइन फंक्शन हाफ है, यानी साइन ऑफ व्हाट एंगल इज हाफ, तो आप बोलोगे साइन ऑफ 30 डिग्री। लेकिन 30 डिग्री जो होता है तो वो एग्जैक्टली क्या होता है, तो मैं बोलता हूँ दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 30 इंटू पाई अपॉन 180, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू वॉट, okay, can I say pi by 6 radian? So this is nothing but equal to, can I say this is sine of pi by 6 radian? तो अगर हाफ इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 6 रेडियन, तो इससे मुझे क्या मिलता है, ओमेगा टी इज नथिंग बट इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। एकदम सिंपल है, साइन ओमेगा टी हाफ है, साइन ऑफ पाई बाय 6 भी क्या है, हाफ है। तो ये जो ओमेगा टी और पाई बाय 6 ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब ओमेगा का वैल्यू क्या मिला है, ओके, थोड़ा ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। ओमेगा का वैल्यू मिला है हमें, इट इज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ओके, तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू पाई अपॉन 6। ओके, अब देखो यहाँ पे आपका आंसर कैसे आपको मिलने वाला है। ठीक है, मैं बोलूंगा यहाँ पे जो आपका टी का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 2 पाई सेकेंड्स, वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो टी का वैल्यू 2 पाई है, तो मुझे मिलेगा 2 पाई अपॉन 2 पाई इंटू टी इज इक्वल टू पाई बाय 6। 2 पाई कैंसिल हो गया, आपको मिला टी इज इक्वल टू वॉट, पाई बाय 6, पाई बाय 6 सेकेंड्स। ओके, तो आपको टाइम अभी मिल गया है स्मॉल टी, तो स्मॉल टी मिला आपको पाई बाय 6 सेकेंड। ये ना, जब पार्टिकल 0 से बी जाता है तो उसको कितना टाइम लगता है, स्मॉल टी का वैल्यू कितना है, इट इज पाई बाय 6 सेकेंड्स। ओके, अच्छा, अभी आपको टोटल टाइम पीरियड कितना दिया है, 2 पाई। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुननी है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ओके, 0 से ए आने के लिए, ओके, उसको जो टाइम लगता है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, टी बाय 4। अभी आप पूछोगे कैसे, बहुत सिंपल लॉजिक है। एसएचएम जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड रहता है, और ये मैं आपको हर एक लेक्चर में बता रहा हूँ। 0 से ए से 0, 0 से माइनस ए से 0, 4 टुकड़े हो गए साइकिल के। एक टुकड़े को जितना टाइम लगता है, ओके, वो क्या रहेगा, मैं बोलूंगा जो पूरा साइकिल है उसको जितना टाइम लगता है उसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। यानी बोलने का मतलब क्या है, 0 से ए जाने के लिए, ओके, या फिर ए से 0 आने के लिए, या फिर 0 से माइनस ए के लिए आने के लिए, या माइनस ए से 0 के लिए आने के लिए, ये जो 4 टुकड़े ना, हर एक टुकड़े को इक्वल टाइम लगेगा।
लेकिन वो टाइम क्या रहेगा, तो जो एक साइकिल को पूरा टाइम लगता है ना उसको अपन 4 से डिवाइड करते हैं, बराबर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है t/4, लेकिन आपका कैपिटल टी का वैल्यू क्या है, इट इज 2 पाई। तो कहना है इसे 2 पाई/4, यानी कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम योर π/2 सेकेंड्स। ओके, अब मैं ये साइड का जो स्पेस है ना थोड़ा क्लियर करता हूँ। तो अभी यहाँ की जगह मैंने क्लीन की है, अब मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। देखो, तो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो जीरो से ओके पॉइंट बी तक आने के लिए जो उसको टाइम लग रहा है, दैट इज वॉट t=π/6। तो लेटेस्ट से मैं बोलता हूँ जीरो से बी आने के लिए जो टाइम लगता है, टी के जगह उसको मैं t1 बोल देता हूँ। ओके, t1 विच इज इक्वल टू स्मॉल टी, और उसका वैल्यू कितना है π/6 सेकेंड्स, ठीक है। और अगर उसको जीरो या फिर हम लोग बोलेंगे जो आपका पॉइंट ओ है, ओके, तो मीन पोजीशन से बी पे आने के लिए उसको टाइम लगा π/6 सेकेंड्स। और अगर वो मीन पोजीशन से हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पॉजिटिव पे आता है, ओके, यानी ए पे आता है, मैं बोलूंगा व्हेन द पार्टिकल विल कम एट ओके एक्सट्रीम ए, बट ए का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू ट्वाइस बी। तो लेट अस से उसको जो टाइम लगता है दैट इज व्हाट t2, एंड दिस t2 इज नथिंग बट इक्वल टू t/4, ये मैंने अभी आपको समझाया। और उसका वैल्यू कितना है, इट इज π/2 सेकेंड्स। अब देखो यहाँ पे ओवरऑल डिस्कशन क्या है, हम लोग बोलते हैं कि जीरो से बी आने को जो उसको टाइम लग रहा है दैट इज t1, एंड जीरो से एम्पलीट्यूड विच इज वॉट 2b आने के लिए जो उसको टाइम लग रहा है इट इज t2। तो कहना है इसे अगर उसको b से 2b आना है, तो बेसिकली अगर मैं बोलता हूँ कि उसको b से 2b आना है, तो जो उसको टाइम लगेगा दैट विल बी वॉट, इट विल बी इक्वल टू t2 माइनस t1। देखो एकदम सिंपल है, जीरो से ओके बी तक आने के लिए, ओके जीरो से बी आने के लिए t1 लग रहा है, और जीरो से 2b आने के लिए t2 लग रहा है। तो b से 2b आने के लिए कितना लगेगा, तो मैं बोलूंगा t2 माइनस t1। एकदम सिंपल लॉजिक है, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। यस, जैसे मैं बोलूंगा कि मुझे यहाँ से ओके सपोज मुझे यहाँ से मुंबई जाना है, ओके, तो यहाँ से मुंबई जाने के लिए मुझे 2 घंटा लगता है। और यहाँ से अगर मुझे लेट अस से ठाणे जाना है, ओके, तो मुझे 1.5 घंटा लगता है, 1.5 आवर। तो आप क्या बोलोगे कि सर ठाणे से मुंबई जाने के लिए आपको कितना लगेगा, आधा घंटा। तो आपने क्या किया, दोनों का जो टाइम स्पैन है या टाइम इंटरवल है उसको क्या किया आप लोगों ने, सब्ट्रैक्ट किया। वही लॉजिक लगाना है, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, विल से t2 माइनस t1 का वैल्यू क्या रहेगा, दैट विल बी π/2 माइनस π/6, ओके। लेकिन क्या π/2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 3π/6 माइनस π/6। दोनों का डिनोमीटर क्या किया, सेम किया। उसके लिए मैंने ये जो फ्रैक्शन है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3π/6 माइनस π/6 दैट इज गोइंग टू बी वॉट, 2π/6, एंड t2 माइनस t1 जो है उसका वैल्यू रहेगा 2π/6, दैट इज π/3 सेकेंड्स, ओके। तो एंड में आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा कि द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव एडिशनल बी डिस्टेंस, ओके, यानी पहले तो वो बी मूव कर चुका है, लेकिन उससे और आगे अगर उसको एडिशनल बी जाना है, तो जो उसको टाइम लगेगा दैट विल बी t2 माइनस t1 विच इज इक्वल टू π/3 सेकेंड्स, ओके। एक बार टेक्स्ट बुक में चेक कर लेते हैं, तो जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है इसका दैट इज गिवन एज ओके π/3 सेकेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आया सम, ओके। तो प्लीज ये सम क्या करना है आप लोगों ने अच्छे से कॉपी करना है, ठीक है। यस, ये कॉपी करने के बाद हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ क्या होते हैं, मूव होते हैं, ठीक है। यस, अभी फिलहाल मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ओके। तो अभी अगला वाला सम देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट सम इज योर क्वेश्चन नंबर 18। The period of oscillation of a body of mass m1 suspended from a light spring is t, okay। तो बेसिकली एक स्प्रिंग है, ओके, लेट अस से उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k है, और उसको हम लोगों ने एक मास सस्पेंड किया हुआ है विच इज व्हाट, m1, ओके। अब ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, लेट ω1 be the angular frequency, ओके। अभी आप बोलोगे सर आपने तो सम पूरा पढ़ा भी नहीं है,
ठीक है, पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे। ओके, तो जब मास m1 अप्लाई किया हुआ है तो जो ओमेगा 1 है दैट विल बी व्हाट अंडर रूट ऑफ k अपॉन m1, बराबर है। बट ओमेगा 1 कैन आई से एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 पाई अपॉन t1 विच इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट ऑफ k अपॉन m1। ये क्लियर है? ओके, इसका इन्वर्टेंडो लिया। ओके, ये ने दोनों जो रेशियोज है उसके रेसिप्रोकल्स लिए तो मुझे मिलेगा t1 अपॉन 2 पाई विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन k, और आई कैन राइट t1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन k। ठीक है, यस, यहाँ तक क्लियर है? तो इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोला हुआ ये सब में, the period of oscillation of body of mass m1 suspended from a light spring is t when a body of mass m2 is tied to the first body and the system is made to oscillate, the period is twice t, compare the masses m1 and m2। ओके, अब इसका मतलब क्या है, तो जो सेम स्प्रिंग है ओके उसको m1 तो पहले से था ही ओके, लेकिन वो m1 के साथ हम लोगों ने एक और मास क्या कर दिया, उसको जोड़ दिया, एंड दैट मास इज व्हाट m2। ओके, यस। अब ऐसे केस में मैं बोलूंगा लेट द कंबाइंड मास बी। ओके, अब यहाँ पे मैंने जो टाइम पीरियड t1 दिया था आपके टेक्स्ट बुक में उसको बोला हुआ है दिस टाइम पीरियड इज इक्वल टू व्हाट कैपिटल T। ओके, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, दिस कंडीशन इज गिवन। ओके, ये आपको आ रहा है समझ में? देखो दिया हुआ है यहाँ पे when only m1 was suspended the time period was capital T। अब हम लोग बोल रहे हैं दोनों मासेस है m1 एंड m2, तो जो टोटल मास रहेगा उसको हम लोग बोल देते हैं कैपिटल M। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहेगी ओके, मैं बोलूंगा लेट ओमेगा 2 बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, अब अगर ओमेगा 2 एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो थोड़ा सा नीटली लिख देता हूं। ओके, यस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, ठीक है, तो मैं बोलूंगा ओमेगा 2 क्या रहेगा, इट विल बी अंडर रूट ऑफ k अपॉन, अब m1 के जगह पे क्या आएगा m1 प्लस m2, लेकिन उसको मैं क्या लिख देता हूँ कैपिटल M लिख देता हूँ। ठीक है, यस, अलग से m1 m2 मत लिखो, वो बाद में लिखेंगे जो सब्स्टिट्यूशन रहेगा। अब मैं बोलूंगा दिस इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई अपॉन t2 विच इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट ऑफ k अपॉन कैपिटल M। अब आप बोलोगे सर इसको रीअरेंज किया तो आपको क्या मिलेगा, t2 इज इक्वल टू व्हाट, या t2 अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m अपॉन k। यानी वापस क्या दिया हम लोगों ने, दोनों जो रेशियो है LHS एंड RHS उसका रेसिप्रोकल ले लिया। तो अगर रेशियो इक्वल है तो उनके रेसिप्रोकल्स भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके, वो लॉजिक से मैंने ऐसा लिखा है। लेकिन अभी T2 जो है, तो जब M1 M2 साथ में है तो हम लोग बोलते हैं T2 का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू ट्वाइस T। ओके, 2 पाई जो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट ऑफ M अपॉन K, दिस विल बी इक्वल टू ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो t का वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कैपिटल T का वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन k विल बी इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ कैपिटल M अपॉन k। अब जो कॉमन टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से पाई कैंसिल हो गया, इधर पाई कैंसिल हो गया। अब ये आप बोलोगे सर ये 2 पाई था, तो आप लोगों ने ध्यान देना है यहाँ पे जो टाइम पीरियड था वो ट्वाइस T दिया हुआ है, तो उसका 2 और ये 2 कैंसिल हुआ है। ये आपको आ रहा है समझ में? और फिर ये t का जो वैल्यू है वो मैंने यहां से सब्स्टिट्यूट किया और इधर डाला हुआ है। ओके, एनीवे, तो इसमें हम लोग बोलेंगे रूट के और रूट के भी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास इक्वेशन रहेगा 2 अंडर रूट ऑफ m1 इज इक्वल टू रूट m, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड आपको मिलेगा 4 टाइम्स m1 इज इक्वल टू व्हाट कैपिटल M। therefore okay, can I say this m is nothing but equal to what m1 प्लस m2। ओके, यस, तो आपको जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
4m1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, दैट इज ये m1 इधर आके सब्ट्रैक्ट करेगा, 3 टाइम्स m1 इज इक्वल टू m2, therefore m1 अपॉन m2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन, ठीक है। अब चेक करते हैं आपको यही पूछा है क्या, m1 अपॉन m2, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1:3, ठीक। तो एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं, कंपेयर द मासेस m1 एंड m2, आंसर दिया है 1/3, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आए। इसको क्या करना है प्लीज आप लोगों ने अच्छे से कॉपी कर लेना है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 19, ओके। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ऑफ ओमेगा t, ओके। 19 पर पिछले इसमें मैंने नंबरिंग नहीं किया था, दैट वाज 18 नंबर, ओके। अच्छा, तो ये है x इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t प्लस b cos ऑफ ओमेगा t, बराबर है, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया हुआ है। yes, a sin omega t plus b cos omega t, where a comma b and omega are constants, prove that the particle performs a linear SHM with amplitude a is equal to under root of a square plus b square, okay। तो हमें ये बताना है, इनडायरेक्टली ये प्रूव करना है, ओके, कि ये जो इक्वेशन है, ओके, बेसिकली इट इज इक्वेशन ऑफ an SHM so basically it is an equation of an SHM, okay, जिसका, ओके, विच हैज एम्पलीट्यूड, ओके, जिसका एम्पलीट्यूड जो है कैपिटल ए इज नथिंग बट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैसे प्रूव करेंगे तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको वापस लिख देता हूँ, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बी कॉस ऑफ ओमेगा टी, ओके। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं बोलूँगा अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी v विल बी व्हाट, dx by dt, that is d by dt of a sin of omega t plus d by dt of b cos of omega t, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। जब बीच में एडिशन साइन है तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन देते हैं, बराबर है, ये तो आपको आता ही है। तो v से v इज इक्वल टू वॉट, अब जो भी कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकाल लेते हैं, a बाहर आ गया, d by dt ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। नाउ d by dt ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी इज नथिंग बट cos ऑफ ओमेगा टी, ओके, इनटू ओमेगा। ये क्लियर है, ओके। देखो d by dx ऑफ साइन x क्या होता है, cos x, लेकिन यहाँ पे क्या है, d by dt ऑफ साइन ओमेगा टी है, ओमेगा इज ऑल्सो वॉट, कॉन्स्टेंट, a कॉन्स्टेंट है, ओमेगा कॉन्स्टेंट है और b भी कॉन्स्टेंट है, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ओके। आप लोगों ने चेक करना है। नाउ व्हाट विल से इज, तो आपका d by dt ऑफ साइन ओमेगा टी क्या आया, cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और a हम लोगों ने बाहर ले लिया, ओके, प्लस यहाँ पे b बाहर आ जाएगा, d by dt ऑफ cos ओमेगा टी, ओके। तो नेगेटिव साइन ओमेगा टी है, उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, चलो, p इंटू माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है। आई होप ये आपको आया समझ में, ओके। तो b बाहर ले लिया मैंने, एंड d by dt ऑफ cos ऑफ ओमेगा टी इज माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके, इंटू d by dt ऑफ ओमेगा टी, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, ओमेगा। तो आपका वेलोसिटी क्या आया, बेसिकली इट इज a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा टी माइनस b ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन का इक्वेशन निकालेंगे। अब एक्सीलरेशन का इक्वेशन क्या है, dv by dt, वो आपका हो जाएगा, ओके, कैन आई से d by dt ऑफ, अगेन ये दोनों टर्म को मिल जाएगा, तो इट विल बी d by dt ऑफ a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा टी माइनस d by dt ऑफ b ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। therefore acceleration will be equal to what, d by dt of a omega cos omega t, a omega बाहर ले लिया, एंड d by dt of cos omega t क्या है,
इट इज माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ओके, यस। और फिर ये देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस साइन पहले से ही है, डी ओमेगा को बाहर ले लेते हैं हम लोग। डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, इट विल बी कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है, आई होप आपको ये आया समझ में। तो आपका जो एक्सीलरेशन, अब एक काम करता हूँ, जो एक्सीलरेशन के लिए हम लोग सिंबल यूज कर रहे हैं ना, ओके, मैं यहाँ पे ना कैपिटल ए यूज कर लेता हूँ। इसका रीजन क्या है कि जो स्मॉल ए है वो पहले ही हम लोगों ने एज कांस्टेंट करके यूज किया हुआ है, तो इसमें आपको ना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन हम लोग फिलहाल में कैपिटल ए या कैपिटल ए एम्पलीट्यूड के लिए यूज हो रहा है, कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो इसलिए मैं पूरा लिख देता हूँ इस तरह से, एक्सीलरेशन। ओके, तो बेसिकली आपका जो एक्सीलरेशन आएगा यहाँ पे, दैट विल बी व्हाट, माइनस, अब ये देखिए ए ओमेगा इंटू ओमेगा, ये हो गया ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। थोड़ा आप लोगों ने ना ध्यान देना है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाला ए ओमेगा, ये ओमेगा को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस साइन को मैंने यहाँ पे लिखा है, इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, माइनस साइन एज इट इज, बी ओमेगा इंटू ओमेगा, बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा। अभी आप बोलोगे सर इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, मैं बोलूंगा बिल्कुल, हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन बाहर निकालेंगे। अब जब नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो ब्रैकेट में क्या बाकी रहेगा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बी कॉस ऑफ ओमेगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ये हमारा लेटर से दिस इज योर इक्वेशन 1, तो क्या मैं बोल सकता हूँ a sin of omega t plus b cos of omega t, it is what actually equal to x। ये मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, और हम लोग बोलते हैं ओमेगा इज कांस्टेंट, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, माइनस एक्स, एंड दिस इज कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक। ये क्लियर है? तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना था? ओके, the displacement of an oscillating particle which is given by a sin of omega t plus b cos of omega t, okay, prove that the particle performs what, linear SHM with amplitude capital A equal to under root of a square plus b square। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर दिया है कि ये जो इक्वेशन है दिस वन, ओके, दिस इक्वेशन, ओके, इट इज ऑफ व्हाट, SHM, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या मिल रहा है, एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, माइनस एक्स। यही क्या है, दिस इज द बेसिक कंडीशन ऑफ व्हाट, SHM। और ये जब हमें मिल रहा है एज अ रिजल्ट, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक तरह से प्रूव हो गया, ये जो इक्वेशन है दिस वन, इक्वेशन 1, दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है, ओके, अगर ये SHM का है तो पार्ट 1 तो प्रूव हो गया, ओके, वी हैव प्रूव्ड पार्ट 1। अब हमें क्या प्रूव करना है कि बेसिकली इसका जो एम्पलीट्यूड है, ओके, वो एम्पलीट्यूड क्या है, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं आपको बोलूंगा पहले ये पार्ट आप लोगों ने अच्छे से कॉपी कर लेना है, तब तक मैं ये साइड का जो पार्ट है उसको क्या करूंगा, इरेज करूंगा। ठीक है, यस, आप लोगों ने प्लीज ये कॉपी कर लो अच्छे से। ठीक है, मैं यहाँ का पार्ट अभी इरेज कर देता हूँ, और अभी जो कलर भी यूज करूंगा मैं, तो उसको हम लोग अलग कलर से लिखते हैं। ओके, एनीवे, मैं बोलूंगा इफ द अबव इक्वेशन is SHM, okay, we can write it as, देखो अगर ये SHM का इक्वेशन है, so can I say I can write it in a form x is equal to a sin of omega t plus phi, where a is amplitude and okay phi is what, epoch। अगर ऊपर वाला इक्वेशन, ओके, इक्वेशन 1, वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया है, इफ इट इज इक्वेशन ऑफ SHM,
तो क्या मैं ये प्रूव कर सकता हूँ, या क्या मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूँ, प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है, कि कोई भी SHM जो है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। अब इसको ही हम लोग क्या करते हैं, आगे एक्सपांड करते हैं, a एज इट इज साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, साइन ऑफ ब्रैकेट a प्लस बी, साइन ए कॉस b प्लस कॉस ए साइन b, यानी ये हो जाएगा साइन ओमेगा t कॉस फाइव, भले ही चाहिए तो मैं ब्रैकेट में इसको ये करता हूँ, प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ओके, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया। ओके, चाहिए तो मैं आपको ऊपर लिख के दे देता हूँ, साइन ऑफ ए प्लस बी, इसका जो फॉर्मूला है इट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये क्लियर है आप लोगों को? वही फॉर्मूला यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। अब यहाँ पे आपने एक बात देखना है, ओके, कि इसको जब मैं ओपन करूंगा तो ये आपका हो जाएगा a साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखता हूं, a कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस a साइन फाइव कॉस ऑफ ओमेगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं बोलूंगा कंपेयरिंग 1 and 2। भाई देखो, दोनों ही सेम SHM के इक्वेशन। ओके, ऊपर वाला इक्वेशन 1 भी क्या है, SHM का इक्वेशन है, और वही SHM का इक्वेशन हमें यहाँ पे भी मिल रहा है। तो अगर इनके दोनों के RHS को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ओके, अगेन मैं यहाँ पे एक अलग कलर यूज करता हूँ, ब्लैक यूज कर लेते हैं। कैन आई से, अगर मैंने ये पार्ट को कंपेयर किया, दिस वन, ओके, ये पार्ट और ये पार्ट को कंपेयर किया, दोनों के RHS को, तो मुझे ये मिलेगा, ये जो a का वैल्यू है साइन ओमेगा टी, दोनों में क्या है, सेम है, लेकिन ये a का वैल्यू इज इक्वल टू वॉट, कैपिटल A कॉस फाइव। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल a इज इक्वल टू वॉट, कैपिटल A कॉस फाइव। ठीक है, कॉमा, और क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू b कॉस ओमेगा टी है, यहाँ पे a साइन फाइव कॉस ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी सेम है, तो डेफिनेटली b विल बी इक्वल टू वॉट, a साइन फाइव। ओके, अब यहाँ पे भी आपको दो इक्वेशन मिल गए, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे, ओके, चाहिए तो इसको कैसे लिखना है, ओके, लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यस, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 and 4, यानी पहले स्क्वायर करना है और फिर ऐड करना है। तो LHS को पहले स्क्वायर करते हैं। LHS क्या है, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओके, इट विल बिकम a स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 and 4, ओके, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम a स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम b स्क्वायर। इन दोनों को क्या कर रहे हैं अपन, ऐड कर रहे हैं। तो अगर दोनों को स्क्वायर करके दोनों के LHS को ऐड किया है तो RHS को भी वैसा ही करना पड़ेगा। तो RHS जो है पहले इक्वेशन का वो है a cos फाइव, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव, और सेकेंड इक्वेशन का RHS है a sin फाइव, उसको स्क्वायर किया तो आपको मिलेगा a स्क्वायर sin स्क्वायर फाइव। ठीक है, देखो एकदम सिंपल है, मैंने क्या लिखा हुआ है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ओके, एडिंग एंड स्क्वायरिंग नहीं किया हुआ। आप ऐसे बोलोगे सर अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वो तो a प्लस बी हो जाएगा, और उसके बाद स्क्वायर करना तो वो हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर। वो नहीं कर रहे हम लोग, दो अलग अलग इक्वेशंस है, एकदम ऐसे सिंपल है। देखो बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, इफ x इक्वल टू वाई एंड a इक्वल टू बी, ऐसा समझ लो। हम लोगों ने क्या किया है, दोनों जो इक्वेशन है उनको स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद क्या मिला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, और a स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, b स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड किया तो मुझे मिला LHS पे एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, RHS पे मिला वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम मैंने ये दोनों के साथ किया, समझा अभी आपको? अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, RHS को सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन लेंगे, बचेगा क्या,
cos square phi plus sin square phi. And what is cos square phi plus sin square phi? 1. cos square theta plus sin square theta क्या होता है? 1. वैसे ही cos square phi plus sin square phi is 1. आपका फाइनल आंसर आया आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे मैं ऐसा पार्टीशन डाल देता हूँ, इज इक्वल टू वॉट? कैपिटल A स्क्वायर. ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आपको मिलेगा a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. ये भी हम लोगों ने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया. ये आपको आया समझ में? ठीक है, यानी हम लोगों ने दोनों कंडीशन क्या कर दी यहाँ पे जो उन्होंने पूछा था हमसे. ओके, विद एम्पलीट्यूड a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो भी प्रूव कर दिया है. ठीक है, यस. इसको प्लीज क्या करना है आप लोगों ने? अच्छे से सीरियल वाइज प्रॉपरली कॉपी करना है. ठीक है, यस. ये कॉपी करने के बाद ओके, मैं अभी यहाँ का जो पार्ट है उसको मैं इरेज कर देता हूँ. तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. आपका जो अगला क्वेश्चन है ओके, दैट इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम या कंपोजिशन ऑफ एसएचएम टू पैरेलल एसएचएम रिप्रेजेंटेड बाय. ओके, पैरेलल यानी आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो जो पहला इक्वेशन है दैट इज x1 इज इक्वल टू 5 साइन 4 पाई टी प्लस पाई बाय 3. ओके, ये लिख लेते हैं. x1 इज इक्वल टू 5 साइन 4 पाई टी प्लस जो उसका इपोक दिया हुआ है इट इज गिवन एज पाई बाय 3. ओके, और ये पूरा इक्वेशन जो है वो सेंटीमीटर में. ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के मैं लिखता हूँ यहाँ पे x2 इज इक्वल टू सेकेंड एसएचएम जो दिया आपको दैट इज t साइन 4 पाई टी प्लस यहाँ पे जो इपोक दिया हुआ है दैट इज गिवन एज पाई बाय 4. ओके, सेंटीमीटर. अब देखो यहाँ पे मैं अलग कलर यूज करता हूँ. मैं बोलूँगा x1 इज a1 साइन ऑफ ओमेगा टी. तो थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं हम लोग. a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस phi 1 and x2 is a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस phi 2. अच्छी बात क्या है, दोनों ही केस में ओमेगा सेम थे. जब कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम या कंपोजिशन ऑफ एसएचएम सीखा था ओमेगा का वैल्यू दोनों केस में सेम था. यहाँ पे भी ओमेगा दोनों केस में क्या है? सेम है. ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी मैं बोलूँगा a1 का वैल्यू क्या है? a1 इज इक्वल टू 5 कैन से 5 सेंटीमीटर. a2 इज इक्वल टू कैन से 3 सेंटीमीटर. ओके, उसके बाद phi 1 जो है आपका ओके दैट इज पाई अपॉन 3. phi 2 जो है दैट इज पाई अपॉन 4. ओके, और एक और पैरामीटर निकाल देते हैं यहाँ पे हम लोग phi 1 माइनस phi 2, वो भी देख लेते हैं. तो phi 1 माइनस phi 2 यानी फेज डिफरेंस जो रहेगा पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा दिस गोइंग टू बी 4 पाई माइनस 3 पाई ऑन ओके दिस गोइंग टू बी 12. 3 4 आर 12. आंसर आएगा आपका पाई अपॉन 12 रेडियन. ये हुआ आपका फेज डिफरेंस. ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? तो दे हैव आस्क्ड डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड एंड इपोक ऑफ द रिजल्टेंट एसएचएम. ठीक है, देखो मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ. अगर ये सम 3 या 4 मार्क के लिए ओके, तो यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है कि आप इसका जो डेरिवेशन है वो भी कर लो. ओके, हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम का इक्वेशन लिया था. ओके, वो डेरिवेशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहेगा. अगर ये 4 मार्क के लिए आ रहा है क्वेश्चन, सपोज 2 या 3 मार्क के लिए आया तो आप इसको डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो अगर 4 मार्क के लिए आ रहा है यानी 1 या 2 मार्क सपोज एक्स्ट्रा के लिए आया तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप प्रॉपर पूरा डेरिवेशन सॉल्व करके दो. ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली विल यूज द इक्वेशन फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम. ठीक है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम का हम लोग बोलेंगे कहाँ पे है इक्वेशन सी. ओके, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन था एंगुलर एसएचएम. अभी जो हमें मिलेगा दैट विल बी कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम. ओके, ओके, so this one is the equation for composition of SHM. यानी रिजल्टेंट आर, ये आपको याद होगा. ओके,
हम लोगों ने क्या निकाला था, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ phi1 माइनस phi2 और डेल्टा tan इनवर्स ऑफ a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 अपॉन a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2। ओके, तो ये पार्ट मैं चाहता हूँ ये आप वापस एक बार अच्छे से स्टडी करो। इसका मैंने प्रॉपर पूरा एक लेक्चर भी बनाया है, ये पूरा डेरिवेशन। ओके, ये फॉर्मूलेस कैसे आए, अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक में उन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसको एकदम अच्छे से सॉल्व किया हुआ है। ओके, वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बोला था पूरा का पूरा डेरिवेशन सॉल्व करके लिया हुआ है हम लोग, डायरेक्टली इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है। ओके, यस, एनीवे ये जो दो इक्वेशन है इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। हमें ये दो इक्वेशन जो है अभी यूज करने हैं। पहला वाला ये इक्वेशन, सेकेंड वन इज दिस इक्वेशन। ओके, ये दोनों को हाईलाइट कर देते हैं और ये इक्वेशंस में लिख भी देता हूँ यहाँ पे। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ phi1 माइनस phi2 और डेल्टा जो है दैट इज tan इनवर्स ऑफ a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 अपॉन a1 cos phi1 प्लस a2 cos ऑफ phi2। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस हम लोगों ने क्या कर लिए, लिख दी है। ठीक है, एनीवे विल गो बैक टू आवर सम, काफी आगे था सम। तो ये हमारा क्वेश्चन था, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड एंड इपॉक ऑफ एसएचएम। चलो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे सब। तो पहले आर निकाल लेते हैं। आर इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर। ए वन यानी कितना है, तो ए वन है आपका 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ए टू स्क्वायर 3 स्क्वायर हो गया प्लस ट्वाइस ए वन ए टू 5 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ 5 1 माइनस 5 2 दैट इज कॉस ऑफ, ओके यस, 5 1 माइनस 5 2 कितना निकाला था हम लोगों ने, दैट केम टू बी पाई अपॉन 12, बराबर है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, ये आपका हो जाएगा इज गोइंग टू बी 25 प्लस 9 प्लस 2 5 10, 10 इंटू 3 हम लोग बोलेंगे दिस गोइंग टू बी 30 एंड कॉस ऑफ पाई बाय 12। ओके, अब हम लोग बोलते हैं कि पाई बाय 12 को अगर हम लोगों ने उसको डिग्री में कन्वर्ट किया, ओके यस, तो अभी ये जो है ये आपका रेडियन में पार्ट है, आपको अगर उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इंटू 180 अपॉन पाई करना पड़ेगा। जैसे देखो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ओके, तो दिस विल कम एज पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, 12 व्हाट्स ओके विल से 12 1 12, रिमाइंडर इज 6, ओके 12 5 यानी यहाँ आ गया आपका कॉस ऑफ 15 डिग्री। चेक करते हैं हमें कॉस 15 डिग्री दिया हुआ है क्या, यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोसाइन का टेबल निकालना पड़ेगा। ओके ठीक है, कोसाइन का टेबल निकालने के लिए हमारे पास लॉग टेबल की फाइल है, वो मैं ओपन कर देता हूँ। नेचुरल साइन, ये हुआ आपका नेचुरल कोसाइन। ओके, तो कॉस ऑफ 15 डिग्री कितना आता है आपका, 15 डिग्री 15.0 जो है, तो उसका आंसर आएगा 0.9659 या 0.9659। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं, दिस विल बिकम 25 प्लस 9। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका 34 प्लस 30 इंटू 0.9659। ओके यस, तो इसको थोड़ा बहुत आप ओरल भी कर सकते हो सॉल्व। फिलहाल मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 17, 1 कैरी 3 6 18 प्लस 1 19, 1 कैरी 3 9 ज़ा 27 28। ओके, और 4 डेसिमल यानी हम लोग बोले कि दिस विल बिकम 2.8977, लेकिन ये 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो ये हो गया आपका 28.977, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ओके, 34 प्लस 28, 34 प्लस 6 40 प्लस 20, that is going to be 60, 62.977, ओके। अब r का वैल्यू आपका क्या आया, इट केम टू बी अंडर रूट ऑफ 62.977, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, ओके, लॉग कैलकुलेशंस यूज करके, यानी आप क्या बोलोगे यहाँ पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आपको मिलेगा लॉग r विल बी इक्वल टू व्हाट, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 62.977, ओके, रेज टू हाफ, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके, यस। तो ये हो जाएगा आपका हाफ लॉग ऑफ 62 पॉइंट, अच्छा 977 जो है इसको आप अप्रोक्सीमेटली 98 कर सकते हैं, ठीक है, यस। तो ये हो जाएगा आपका हाफ, ओके, लॉग ऑफ 62, यानी डेसिमल के लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक लिखते वक्त हम लोग क्या करते हैं, 1 से कम कर देते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1। 3 डिजिट रह गए तो 1 से कम करेंगे तो 2 आएगा, 1 डिजिट रहेगा तो 1 से कम करेंगे 0 हो जाएगा। तो कल के बहुत सारे इसमें हमारा कैरेक्टरिस्टिक 0 आ रहा था, अब यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक आया वो आया है 1, ओके, पॉइंट। और अभी आप 62 का 9 और 8 में देखोगे, तो ये देख लेते हैं 62 का 9 एंड 8 में, लॉग टेबल में जाना पड़ेगा हमें, ओके, ओके, ये आपका लॉगरिथम का टेबल है 62 का 9 और 8 में, तो ये हुआ 62 का एंट्री, ये हुआ आपका 9, ओके, 7987, और जो मीन डिफरेंस है 7987 प्लस 6 बराबर है 8 के अंडर, ओके, 7987 प्लस 6 यानी 7993, ये आपका आया 7993, ओके। और अभी इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, दिस विल बी 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1, 2 9 जा 18, रिमाइंडर 1, 2 9 जा 18, रिमाइंडर 1, ओके, एंड 2 व्हाट्स आर 2 6 जा 12, ओके। तो ये 0.89965, ओके, चाहिए तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 0.8997 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको लॉग आर मिला है, तो आपका आर क्या रहेगा, आर विल बी एंटी लॉग ऑफ 0.8997, ओके। इसका एंटी लॉग देख लेते हैं, तो जो एंटी लॉग आएगा से आपका एंटी लॉग का टेबल चालू हो रहा है 0.89 बराबर है, क्या था वो 0.8997, यानी आपका 0.89, ओके, 0.89 का 9 का एंट्री क्या है 7925, और 7 जो है ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 13, तो 7925 प्लस 13, ओके, सो 7925 प्लस 13 ये आपका बन जाएगा 7938, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 7938, लेकिन रूल क्या बोला था मैंने कि जब भी आप, ओके, एंटी लॉग निकालोगे पहले यहाँ पे डेसिमल डाल दो, 7.938 इंटू 10 रेज टू, यहाँ पे जो भी कैरेक्टरिस्टिक रहेगा 0, 10 रेज टू 0 क्या होता है, 10 रेज टू 0 इज 1, हम लोग बोलेंगे आपका जो आर आएगा दैट विल कम एज 7.938 सेंटीमीटर, यानी जो रिजल्टेंट एसएचएम रहेगा, ओके, तो उसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा आर दैट इज 7.938 सेंटीमीटर, ओके। एक बार इसको क्या करते हैं हम लोग ना, वेरीफाई कर लेते हैं टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक में क्या आंसर दिया हुआ है, लेट अस सी 7.936, काफी क्लोज आया है हमारा, ओके। तो ये आपको समझा है कैसे करना है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, इपॉक ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, पहले ये पार्ट आप लोगों ने अच्छे से कॉपी कर लेना है, ओके, फिर ये साइड का जो पार्ट है उसको मैं इरेज करूंगा, ठीक है, और हमें फिर इपॉक यानी क्या, तो आपको डेल्टा का वैल्यू निकाल, ओके, यस, सो प्लीज कॉपी दिस मच। फिर मैं ये साइड जो है इसको इरेज कर देता हूँ, तो मैंने ऑलमोस्ट अभी पूरा स्क्रीन ही इरेज कर दिया है, ठीक है, यस। अब डेल्टा निकालेंगे, तो डेल्टा क्या है, tan इनवर्स ऑफ, ओके, यस, a1 क्या था हमारा, इट वाज 5, ओके, साइन ऑफ 5 1, ओके, 5 1 क्या था, चलो अभी इरेज किया तो टेक्स्ट बुक में देखना पड़ेगा, 5 1 था आपका 5/3 बराबर है,
ओके, तो साइन पाई बाय 3 प्लस ए टू यानी आपका 3 था, ओके, 3 इंटू साइन, मेरे ख्याल से ये था पाई बाय 4, ओके, यस, अपॉन 5 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 3 प्लस 3 कॉस ऑफ पाई बाय 4। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, सेकेंड वाले इक्वेशन का एम्पलीट्यूड 3 था और इपॉक पाई बाय 4 था, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड 5 था और इपॉक पाई बाय 3 था, ठीक है। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा को ऐसे ही रहने देता हूँ मैं, ये tan इनवर्स ऑफ, ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ओके। तो 5 को एज इट इज रखते हैं, साइन पाई बाय 3 यानी कितना होता है 60 डिग्री, साइन 60 क्या होता है, इट इज √3/2 प्लस 3 इंटू साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं कि 180 को आप 4 से डिवाइड करो यानी कितना मिलेगा 45, साइन 45 कितना है 1/√2 होल अपॉन, ओके, 5 इंटू कॉस ऑफ पाई अपॉन 3, कॉस ऑफ पाई अपॉन 3 जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा, तो कॉस 60 क्या होता है हाफ, प्लस, okay, this will be 3 into again cos 45, that is going to be 1/√2, okay. So this will become tan inverse of, okay, ये आपका हो गया 2.5 into √3, आप इसको 1.732 ले लो, ओके, प्लस ये जो 1/√2 है, ओके, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, √2 का वैल्यू होता है 1.414 अप्रोक्सीमेटली, एंड 1/1.414 जो है ना, दिस कम्स टू बी 0.707, रेसिप्रोकल ऑफ 1/√2, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, इट कम्स टू बी 0.707, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.707, ठीक है। कैलकुलेशंस कैसे सिंपल करना है वो मैं आपको बता, अपॉन 2.5 प्लस 3 इंटू 0.707, ठीक है। और कैसा है ना, आप लोग ये कैलकुलेशंस को देख के डरने का नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे जाते हैं ना, ओके, इजी होते जाएगा। अभी ये देखो, मैं 2.5 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 25 का टेबल है, 25 2 सा कितना 50, 5 कैरी किया, ओके, 25 3 सा कितना होता है 75, 75 प्लस 5 कितना हो गया 80, 8 कैरी किया, 25 7 सा, तो 25 7 सा कितना होता है 175, कैसे 25 6 सा 150, 150 को 25 ऐड किया 175, 175 प्लस 8 यानी आपका कितना हो जाएगा 183, यानी यहाँ पे 18 आ गया, 25 1 सा 25 प्लस 18, 25 प्लस 18 एंड 35, 35 प्लस 8 43, ओके, यस। और कितने डेसिमल है, तो ये 1 और ये 3, ये टोटल 4, तो ये आपका हो जाएगा 4.3300, ओके, यस। अब ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट नहीं है। 3 इंटू 0.707, ये तो बहुत ही सिंपल है, 3 7 सा 21, ओके, 2 कैरी 3 0 सा 0, तो ये हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, अगेन 3 7 सा 21, ओके, 1, तो आपका आंसर क्या आएगा, दिस विल कम एज 2.121 होल अपॉन, दिस इज 2.5 प्लस 2.12, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इनका एडिशन करना है अपने को, यहाँ पे एक जीरो लगा देता हूँ, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 इज गोइंग टू बी 1, 3 प्लस 2 ये हो गया आपका 5, 3 प्लस 1 ये हो गया 4, एंड दिस इज गोइंग टू बी 2 प्लस 4 विच इज 6, 6.4510 अपॉन 2.5 प्लस 2.121, तो ये 1 2 ऐसे ही आएगा, मैं बोलूँगा 1 प्लस 5 कितना हो जाता है 6, ओके, एंड 2 प्लस 2 4, 4.621, ओके, यस। अब पहले तो मैं ये बोलूँगा आप ये सॉल्व कर लो, ओके, मैं बोलूँगा लेट x बी इक्वल टू 6.451 अपॉन 4.621, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, लॉग से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा log x इक्वल टू log ऑफ 6.451 माइनस log ऑफ 4.621, ठीक है, यस। ये हो जाएगा आपका log ऑफ 6.451 यानी log 6 यानी क्या, तो हम लोग बोलेंगे यानी डेसिमल के इस साइड पे सिर्फ 6 है, एक सिंगल डिजिट है, उसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0, और आपको 64 का 51 में लिखना पड़ेगा,
तो 64 का 5-1 में देखेंगे लॉग टेबल में। 64 का 5 में आ रहा है 8096 और 1 में आ रहा है 1, यानी ये आपका हो गया 8097। ओके, थोड़ी मैं स्पीड अभी इंक्रीज कर रहा हूँ। 8097 वापस एक बार चेक कर लेंगे। ओके, ओके, तो 64 का 5 कितना आ रहा है लॉगरिथम के अंदर 8096 और मीन डिफरेंस 1, यानी 8097। क्लियर है ये? ओके, एंड 46 का 2-1, तो 46 का 2-1, ओके दिस इज 46, ये 0 का एंट्री है, ये 1 का 2, 46 का 2 6646 और 1 के नीचे 1 है, यानी 6647। ओके, लॉग टेबल लेके बैठना है आपने 6647 और इसका भी जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो 0 ही आएगा। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, यस, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं डेसिमल के एक साइड पे सिर्फ 4 है, लेफ्ट साइड पे। ओके, तो 4 मतलब ये नहीं कि 4 डिजिट है, उसका वैल्यू 4 है लेकिन डिजिट एक ही है, तो उसको एक से कम किया तो क्या हो गया 0। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालना है ये समझाना आपको। ओके, अब 7 में से 7 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 0 में से 6, अब 0 में से 6 निकालने से अच्छा मैं 80 में से 66 निकाल देता हूँ। तो 80 में से अगर 66 गया तो हम लोग बोलते हैं बचेगा क्या 14, यानी ये आपका आ गया 0.1450। अब ये किसका वैल्यू आया आपका log x का। log x is 0.1450, तो आपका जो x आएगा x will come as antilog of 0.1450 एंड एंटीलॉग ऑफ 0.1450 ये भी देख लेते हैं। 0.145 यानी कितना हुआ 1396। ओके, यस, एक बार चेक कर लेते हैं ये 0.1450 यानी मीन डिफरेंस का तो है ही नहीं कुछ यहाँ पे। 0.145, yes it is 1396। ओके, 1396, तो ये हो गया आपका 1.396 इंटू 10⁻�0, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 0 है, विच इज नथिंग बट 1.396। तो ये आपको रेशियो का वैल्यू मिल गया, इट केम टू बी tan इनवर्स ऑफ 1.396। ओके, अभी आप बोलोगे सर आंसर आ गया क्या? नहीं, इसका आपको tan इनवर्स भी निकालना पड़ेगा। कैसे? तो हम लोग नेचुरल टेंजेंट के टेबल में जाएंगे, तो आपके लॉग बुक में नेचुरल टेंजेंट मिलेगा आपको लाइक दिस। ओके, नेचुरल टेंजेंट में आप देखिए ये 0.00 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 के भी आपको एंट्रीज मिलेंगे 1 पॉइंट। ओके, ये देखिए यहाँ से 1 पॉइंट। ओके, तो ये कितना है 1.396। चेक करते हैं क्या हमारे पास 1.396, 1.37 है, 1.3916 है, 1.3968 है। ओके, अपन क्या करेंगे, मैं ये ले लेता हूँ 54 डिग्री, ओके 18 मिनट्स 3916। ओके, मेरे को क्या चाहिए ना 396 चाहिए, तो 16 को क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे, अगर 16 को 60 बनाना है मुझे, 16 को 60 बनाना है तो मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा 44। ओके, तो यहाँ पे 43 का एंट्री है, यानी मुझे 43 के ऊपर देखो क्या है 5 मिनट्स, तो मेरा आंसर जो आएगा दैट विल कम एज ओके 54 डिग्री 18 मिनट्स। 54 डिग्री 18 मिनट्स का आंसर क्या है, तो आप लोगों ने नोट करना है 3916। ओके, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ 3916। ओके, 0.3916, और जो मीन डिफरेंस है, तो मीन डिफरेंस हमारे पास 3916 जो है उसमें 34 एंड 43 इज मैक्सिमम। ओके, तो हम लोग वही 43 ऐड कर लेते हैं। 43 ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू बी 9, गोइंग टू बी 5, 3959 आ रहा है। ओके, यस, और ये 0.3916 नहीं है। ओके, एक्चुअली दिस इज 1.3916, तो ये आपका आएगा 1.3959, लेकिन हमको किसका चाहिए
1.396। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो आंसर आया, अब ये जो 1.3916 है, इसके लिए हमारा क्या वैल्यू आया है? तो इट केम टू बी 54 डिग्री, ओके, एंड 18 मिनट्स। 54 डिग्री 18 मिनट्स, और ये जो 43 है मीन डिफरेंस, वो 5 मिनट के लिए। अभी आप पूछोगे सर ये जो मिनट्स है उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये देखो 43 जो एंट्री थी ये 5 मिनट के लिए था, ओके। तो ये 5 मिनट अगर ऐड किया तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल कम एज 54 डिग्री एंड 18 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स, दैट इज गोइंग टू बी 23। ये हुआ आपका डेल्टा का वैल्यू, ठीक है। ये क्लियर है? मेरा बोलने का मतलब ये है, ये जो पूरा कैलकुलेशन है इसमें आपको आर का वैल्यू निकालना था और आपको डेल्टा निकालना था, ठीक है। अब आप पूछोगे सर 23 मिनट्स एग्जैक्टली होता क्या है, और लास्ट टाइम आपने 60 से डिवाइड किया था, तो एक रूल ध्यान में रखना है, 1 डिग्री यानी कितना होता है? 1 डिग्री इज 60 मिनट्स। तो हम लोग बोलेंगे 30 मिनट्स यानी कितना डिग्री होगा, या 60 मिनट्स कितना डिग्री होगा, तो हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री। रूल ध्यान में रखो, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ओके। तो अगर आपको x डिग्री दिया है और उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? ओके, बेसिकली जो भी वैल्यू रहेगा, सपोज 2 डिग्री है, तो हम लोग बोलेंगे इट विल बिकम व्हाट 120 मिनट्स। क्या किया? तो आपने उसको इंटू 60 किया। लेकिन इसका उल्टा अगर मुझे करना है, सपोज 120 मिनट्स है, तो उसको अगर मेरे को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या बोलूँगा? 120 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 2 डिग्री। सपोज 30 मिनट्स है, तो उसको अगर मैंने 60 मिनट से डिवाइड किया, उसका मतलब है 0.5 डिग्री। समझो आपको? 30/60 क्या होगा? हाफ, 0.5, ओके। 30 मिनट्स का मतलब क्या होता है? 0.5 डिग्री। तो इसको अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं बोलूँगा डेल्टा विल बी इक्वल टू 54 डिग्री प्लस 23/60, और ये जो रेशो मिलेगा वो डिग्री में मिलेगा। लॉजिक आ रहा है? ये हो जाएगा 54 डिग्री 23 डिवाइडेड बाय 6, ओके। 6 4 6 4 अप्रोक्सीमेटली, ओके, यस। तो मैं बोलूँगा 23/60 इज अप्रोक्सीमेटली 0.4 डिग्री। आप इसको 54.4 डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। एनीवे जो आपका आंसर दिया हुआ है वो देख लेते हैं। 54 डिग्री 23 मिनट्स, 54 डिग्री 23 मिनट्स, देखो एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है, ठीक है। यस, होप आपको ये पूरा सम जो है अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। इसको प्लीज कॉपी डाउन कर लेना है, ठीक है। फिर इसको मैं क्या कर दूंगा? इरेज कर दूंगा, ओके। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, ओके। जो अगला क्वेश्चन है दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 21, ओके। आपके अभी बस 3 क्वेश्चन बाकी है। A 20 centimeter wide thin circular disc of mass 200 gram is suspended to a rigid support from a thin metallic string, okay। तो सबसे पहले आपको क्या बोला हुआ है? A thin circular disc, okay, जिसका साइज 20 सेंटीमीटर है। साइज यानी उसका डायमीटर दिया हुआ है, ओके। तो डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर, ओके। और 10 सेंटीमीटर यानी हो जाता है 0.1 मीटर। 100 से डिवाइड किया, ये तो आपको आएगा ही, ओके। 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर होता है, तो 10 सेंटीमीटर यानी कितना होगा? 0.1 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसका मास दिया हुआ है 200 ग्राम, ओके। तो m इज गिवन एज 200 ग्राम विच इज नथिंग बट, अभी इसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 0.2 kg। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो बेसिकली ये आपको क्या दिया हुआ है? डिस्क दिया हुआ है, ठीक है, यस। अभी हम लोगों ने इसका रेडियस और मास लिख लिया है, ठीक है। एज्यूमिंग द स्ट्रिंग is attached to the disk, okay, at center। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि एक डिस्क है, लाइक दिस, और जिसको हम लोगों ने स्ट्रिंग यहाँ पे अटैच की हुई, तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूँगा कि ये जो डिस्क है आपकी, ठीक है, इसको आप ट्विस्ट देने वाले हो, ओके, लाइक दिस। और ट्विस्ट कितना एंगल का रहेगा? तो थीटा जो आपका रहेगा दैट विल बी 60 डिग्री। 60 डिग्री यानी कितना होता है? तो 60 इंटू पाई अपॉन 180,
दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, π/3 रेडियन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, तो इसको कैसे रखेंगे, तो डिस्क, ओके, जब हम लोग बोलते हैं 60 डिग्री से क्या होती है, ट्विस्ट होती है, ओके, या फिर मैं डिस्क को ट्विस्ट नहीं बोलूंगा, जो थ्रेड है या स्ट्रिंग है वो ट्विस्ट होगा जब डिस्क क्या होगी, ओके, हम लोग बोलेंगे 60 डिग्री से रोटेट होगी। तो आपको ये समझना है कि जो मीन पोजीशन रहेगा वहां पे उसका एंगल क्या रहेगा, जीरो। तो जीरो से हम लोग उसको 60 डिग्री पे, ओके, रोटेट कर रहे हैं, फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, ओके, छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे। अब वो 60 डिग्री से जीरो पे जाएगा, फिर जीरो से वापस क्या होगा, इट विल गो टू -60, -60 से जीरो पे आएगा। आपको आ रहा है समझ में, ओके, यस, और फिर वापस जीरो से 60। तो ये प्रोसेस चलते रहेगा, ओके। बोलने का मतलब क्या है, जैसे ये आपके सामने मार्कर है, ओके, अब मैं ऐसा बोलता हूँ, लेट अस से कि जो एंगल बनेगा, ओके, अब मैं जो रोटेट कर रहा हूँ वो आपकी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, यस। तो लेट अस से मैं बोल रहा हूँ कि ये एंगल जो है, तो आपको ये कैसे दिखेगा, दिस विल बी व्हाट, ओके, दिस इज गोइंग टू बी एंटी क्लॉकवाइज, आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है, बराबर है, ओके। तो जब ये साइड को आपने देखना है, ओके, तो ये जब रोटेट हो रहा है तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये +60 बनाया उसने, ओके। अब +60 से जीरो, फिर जीरो से हम लोग क्या बोलेंगे, -60, अब -60 से जीरो, फिर जीरो से वापस 60, फिर 60 से जीरो, फिर जीरो से -60, -60 से जीरो, यानी ये क्या हो रहा है, एंगुलर एसएचएम। तो एक एंगुलर एसएचएम के लिए, ओके, जो उसको टोटल टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टाइम पीरियड। हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड फॉर द एसएचएम, एंगुलर एसएचएम इज गिवन एज, ओके, इट परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशंस ऑफ पीरियड 1 सेकंड, यानी यहाँ पे कैपिटल टी का वैल्यू क्या दिया है, 1 सेकंड। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे हम लोग कंसीडर करेंगे। तो जीरो से 60, 60 से जीरो, जीरो से -60, -60 से जीरो, टोटल एंगल कितना बनाता है मैं बताता हूँ आपको। जीरो से 60, यानी एक बार 60 हुआ, फिर 60 से जीरो, उसको भी आपने काउंट करना है, ओके, ये दो बार 60 हो गया, फिर जीरो से -60, तीन बार 60 डिग्री, यानी अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, एंड -60 से जीरो। तो टोटल क्या हो रहा है, ऐसे चार बार हम लोग बोल रहे हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री का मैग्नीट्यूड तैयार हो रहा है या एंगल तैयार हो रहा है। मैं बोलूंगा जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसका, थ्रू आउट, ओके, वो थीटा टी बोल देता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, तो 60 इंटू 4, विच इज नथिंग बट 240 डिग्री, ओके। अब ये आगे काम में आएगा या नहीं आएगा वो देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने इतना डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या बोलेंगे कि जब वो 0 से 60 डिग्री एंगल बनाता है तो उसको जो टाइम लगता है दैट इज व्हाट, ओके, इट इज कैपिटल T/4, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एंगुलर एसएचएम हो रहा है, ठीक है। तो एंगुलर एसएचएम का जो इक्वेशन है वो क्या है, ओके, जैसे लीनियर एसएचएम का है d2x/dt², ओके, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे रहेगा d2 थीटा अपॉन dt², ओके, प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो कैन आई से, यहाँ पे मैं बोलूंगा d2 थीटा अपॉन dt², ओके, विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है, यस। अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ओमेगा यहाँ पे क्या रहेगा, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। लीनियर एसएचएम हो या एंगुलर एसएचएम हो, ओमेगा क्या रहेगा, 2 पाई अपॉन टी, दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई अपॉन कैपिटल टी का जो वैल्यू है इट इज व्हाट, 1 सेकेंड। तो आपका ये लॉजिक क्या हो गया, दिस विल बिकम 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। आपका ओमेगा स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर रेडियन स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्लियर है। अब आपको एक सीधी बात बताता हूं मैं, ओके, d2 थीटा अपॉन dt² इज नथिंग बट एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओके, यस। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो अल्फा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, वो नेगेटिव साइन भी भूल जाओ, ओके, हम लोग बोलते हैं अल्फा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, थीटा पे डिपेंडेंट है। थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो अल्फा का भी वैल्यू बढ़ेगा। तो थीटा हम लोग बोलेंगे व्हेन थीटा बिकम्स मैक्सिमम, अल्फा आल्सो बिकम्स व्हाट, मैक्सिमम। मैं बोलूंगा अल्फा मैक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर
इंटू थीटा मैक्स। अभी आप पूछोगे सर यहाँ पे थीटा मैक्स क्या है, एकदम सिंपल। ओके, हम लोग बोल रहे हैं एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम यानी ऐसा समझते हैं, 0 से थीटा मैक्स यानी जो उसका एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 60 डिग्री का हो रहा है, दैट इज व्हाट, पाई बाई 3 रेडियन। ओके, तो हम लोग बोलेंगे ये आपका हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू पाई बाई 3। एक बार देख लेते हैं टेक्स्ट बुक में। See, what they have said is, by holding the rim of the disc, the string is twisted through 60 degree and released. ये 60 डिग्री से उसको ट्विस्ट किया है, यानी उसका थीटा मैक्सिमम कितना था, 60 डिग्री। ओके, एंड नाउ इट परफॉर्म्स व्हाट, एंगुलर ऑसिलेशंस, ठीक है, ऑफ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेटेड इन द स्ट्रिंग अंडर द अनडैम्प्ड कंडीशंस। अनडैम्प्ड कंडीशन का मतलब क्या है, तो हर बार जब मीन पोजीशन से वो ओके एंगल बनाएगा तो वो 60 डिग्री का ही एंगल बनाएगा हर ऑसिलेशन के लिए। कैसे, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी डिस्क नहीं है, मैं पेन के टर्म्स में बता रहा हूँ आपको, या रॉड के टर्म्स में बता रहा हूँ। ऐसा समझो आप, 0 से 60, 60 से 0, 0 से -60, -60 से 0, ये आपको आ रहा है समझ में। ओके, यस, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वापस ध्यान से देखना आपने, 0 से 60, 60 से 0, 0 से -60, -60 से 0। ओके, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड क्या रहता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, 60 डिग्री का है। ये क्लियर है। तो हम लोग बोलेंगे अभी यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू क्या है, इट इज 2 पाई। ओमेगा स्क्वायर क्या है, इट इज माइनस, माइनस साइन तो यहाँ पे ही है पहले से। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है 4 पाई स्क्वायर, वो डाल दिया हम लोगों ने, इंटू पाई अपॉन 3। यानी आपका अल्फा मैक्स जो है, अगर मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया, ओके, कंसीडरिंग ओनली मैग्नीट्यूड, तो ये नेगेटिव साइन हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कंसीडरिंग मैग्नीट्यूड, ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया, तो हम लोग बोल के अल्फा मैक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 पाई क्यूब अपॉन 3। यहाँ तक क्लियर है। ओके, विच इज नथिंग बट 4 इंटू पाई क्यूब। पाई क्यूब का वैल्यू ना आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एक पाई क्यूब एज 31। तो पाई क्यूब अपन ने कितना लेना है, 31 अपॉन 3। नाउ दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, तो विल से आपका जो अल्फा मैक्स आएगा दैट इज गोइंग टू बी 124 अपॉन 3। ओके, इसको डिवाइड करते हैं 3 वॉट्स, 3 4 ज़ा 12, बराबर है। रिमाइंडर कितना है 4, 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर कितना है 1। ओके, 3 3 ज़ा यानी 41.33 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका अल्फा मैक्स है। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमें मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, या जो मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो एकदम सिंपल है। हम लोग बोलते हैं जो रिस्टोरिंग टॉर्क है टाउ, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम एक्टिंग टॉर्क, उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा। एंड रोटेशनल मोशन में हम लोगों ने सीखा है टाउ इज इक्वल टू व्हाट, आई इंटू अल्फा। अब हम लोग बोलेंगे फॉर अ डिस्क, ओके, अगर स्ट्रिंग उसके सेंटर को अटैच किया हुआ है, यानी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर से पास हो रहा है, तो डिस्क के लिए हम लोग बोलेंगे अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रहा है, ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, दैट इज इक्वल टू व्हाट, mr स्क्वायर अपॉन 2। ये रोटेशनल डायनामिक्स टॉपिक में सीखा हुआ है हम लोगों ने। तो बेसिकली पहले आई कैलकुलेट करेंगे, आई विल बी इक्वल टू mr स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज m का वैल्यू कितना है 0.2, ओके, r का वैल्यू कितना है आपका 0.1, उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा अपॉन 2। ये बन गया आपका 0.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर 0.01, ओके, एंड 0.1 इंटू 0.01 ये होगा आपका 0.001, विच कैन बी रिटर्न एज, फाइनली हम लोग बोलेंगे देयरफॉर टाउ, ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टाउ इज नथिंग बट इक्वल टू आई इंटू अल्फा, दैट इज, अच्छा मैंने यहाँ पे 10⁻³ लिखा हुआ है ना, इट इज 10⁻⁻3, ओके, यस, ये नेगेटिव साइन लगाना भूल गया। 0.001 is nothing but 10⁻⁻3, okay, yes, 10⁻³ नहीं, okay, it is 10⁻⁻3, okay, ये क्लियर है। तो एनीवे 0.001 is 10⁻⁻3, तो आपका आई का वैल्यू आ रहा है 10⁻⁻3 इंटू अल्फा का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 41.33, okay, therefore टाउ का जो वैल्यू आएगा दैट विल कम एज 0.04133, okay,
न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को जूल भी बोलते हैं। लेट अस सी टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, 0.04133 न्यूटन मीटर। ओके, टेक्स्ट बुक के साथ हमारे आंसर एकदम मस्त परफेक्टली मैच हो रहे हैं। ओके, यस, एनीवे हमारा 21 तक हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 22 जो है, ओके, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको कौन सा कंसेप्ट यूज करना है वो भी मैं बताता हूँ। ओके, एंगुलर एसएचएम का ही क्वेश्चन है ये। ओके, जस्ट सी दिस वन। अभी जो हम लोगों ने किया वो ये था, मेटालिक डिस्क। ओके, सो टाउ का वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली आई अल्फा करके इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सी का जो वैल्यू था ट्विस्ट कांस्टेंट वो दिया नहीं था अपने को। ओके, एनीवे अभी जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, जो अभी जो सम का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज बेस्ड ऑन मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यस, तो उसमें जो टाउ का वैल्यू है, टाउ इज इक्वल टू वॉट, म्यू इंटू बी इंटू थीटा, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और जो टाइम पीरियड है इट इज वॉट 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ आई अपॉन म्यू बी। अब यहाँ पे म्यू क्या है, तो हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, प्लीज वो लेक्चर एक बार अच्छे से देखना है। ठीक है, यस, तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म पर मिनट बाय अ मैग्नेट, ओके, विच इज वाइब्रेटिंग इन अ प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आपको बी का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, द मैग्नेट हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻⁶, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी दिया हुआ है। ओके, यस, मैं आपको एकदम सिंपल बता देता हूँ। ये एक काम करते हैं लोग, ये पार्ट होप आप लोगों का लिख के हो गया। ओके, तो फॉर अ मैग्नेट E is equal to 2 pi अंडर रूट ऑफ I अपॉन mb। याद है ये फॉर्मूला, ये अभी थोड़ी देर पहले ही देखा हम लोगों ने, और नहीं अगर याद है तो प्लीज रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं, अभी थोड़ी देर पहले देखा हम लोगों ने। यस, T is equal to 2 pi अंडर रूट ऑफ I अपॉन mb। ये फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है पूरा सम, कैसे वो आपको मैं बताता हूँ। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यानी आपको याद रहेगा, T is equal to 2 pi अंडर रूट ऑफ I by mb। तो आपको क्या बोला हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज V is equal to 1.6 into 10⁻⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी टेस्ला होता है। ठीक है, और हम लोग बोलते हैं कि जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है यहाँ पे आई का वैल्यू, दैट इज गिवन एज 3 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, kg मीटर स्क्वायर ये होना चाहिए। ओके, एंड मैग्नेटिक मोमेंट यानी क्या, तो म्यू का वैल्यू। ओके, इट इज गिवन एज व्हाट, 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, और आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म पर मिनट बाय मैग्नेट। ओके, चलो ये सब कर लेते हैं हम लोग, एकदम सिंपल है। तो सबसे पहले आप टाइम पीरियड निकालो, टी इज इक्वल टू वॉट, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी। ओके, अब देखिए आई का वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁻⁻⁶, म्यू का वैल्यू क्या है 3, और बी का वैल्यू क्या है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻⁵। ओके, अब देखिए ये कैसे बनता है सब, इसको मैं लिखूंगा 2 पाई, 3 तो कैंसिल हो गया। ओके, 10⁻⁻⁶ को वैसे ही लिखेंगे हम लोग, और 1.6 को मैं लिखता हूँ 16 इंटू, अब ये 1.6 इंटू 10⁻⁻⁵ है ना, इसको लिख देता हूँ मैं इंटू 10⁻⁻⁶। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड किया, लॉजिक आया आपको समझ में। तो 1.6 को क्या लिखा मैंने, 16 इंटू 10⁻⁻1, 10⁻1 इंटू 10⁻⁵, 10⁻⁶। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 10⁻⁶ है, वो कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास रहेगा 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 16, विच इज नथिंग बट 2 पाई अपॉन 4, यानी आपका टाइम पीरियड कितना आ गया, इट इज पाई अपॉन 2। ओके, और ये क्या रहेगा, इट विल बी इन सेकेंड। तो हम लोग बोलेंगे जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, ओके, फ्रीक्वेंसी एन इज वॉट 1 अपॉन टी, दैट इज गोइंग टू बी, ओके, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन पाई, ओके, हर्ट्स। अभी आपको क्या पूछा हुआ है कि बेसिकली
पर मिनट कितना परफॉर्म कर रहा है वो, तो हम लोग बोलेंगे लेट एन बी फ्रीक्वेंसी पर मिनट, कैपिटल एन। ओके, तो अगर मुझे पर मिनट निकालना है तो एकदम सिंपल है, मैं बोलूँगा जो आपका कैपिटल एन है, देखो एक सेकंड में कितने बार परफॉर्म कर रहा है, लेट से मैं बोल रहा हूँ एक सेकंड में वो 2 बार परफॉर्म कर रहा है, तो 1 मिनट में कितने बार करेगा, तो आप बोलोगे सर 1 सेकंड में 2 बार कर रहा है, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, तो पूरे 1 मिनट में कितना परफॉर्म करेगा, तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा 120। यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, 2 के जगह पे n ले लिया इंटू 16, दैट इज गोइंग टू बी वॉट, इट इज गोइंग टू बी 2/π इंटू 60। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3.14, ओके, 2 अप्रोक्सीमेटली इंटू 60। ओके, ये सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर आएगा, इट इज गोइंग टू बी 1.571, ये आपको आता है 60/1.571। ओके, और इसको जब आप सॉल्व करोगे लॉग टेबल से, ओके, तो आपका जो आंसर आता है, तो ये जो आपका आंसर आएगा दैट विल कम अराउंड 38.18 के आसपास या 19 के आसपास आएगा। ओके, यस, तो 38.19 ऑसिलेशंस पर मिनट। ओके, करके देखो आप इसको, आपका सेम आंसर आएगा। ओके, यस, अगर आप इसको मैन्युअली ट्राई करोगे तो ये 38.1921 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। ओके, लेकिन हमें अभी 2 डेसिमल तक भी निकाल लिया आंसर तो भी चलेगा। तो एनीवे आपके टेक्स्ट बुक में चेक कर लेते हैं। ओके, यस, आंसर इज कमिंग एज 38.19 ऑसिलेशन पर मिनट। ठीक है, हम लोगों ने भी वही लिखा है, ऑसिलेशंस पर मिनट। सिर्फ आपको एक बात ध्यान में रखनी है, मैंने यहाँ पे आपको लॉग कैलकुलेशन नहीं बताया, बहुत सिंपल है, लॉग ऑफ 60/1.571 लेना है आपने। ठीक है, यस, चलो ये भी सम जो मैं आपको होमवर्क देने वाला था वो भी मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दे दिया। अब अगला वाला जो सम है, ओके, वो देख लेते हैं। A wooden block of mass m is kept on a piston that can perform vertical vibrations of adjustable frequency and amplitude. During vibrations, we don't want block to leave the contact with the piston. How much maximum frequency is possible if the amplitude of vibration is restricted to 25 centimeter? In this case, how much energy per unit, how much is the energy per unit mass of the block? Okay, तो ये जो सम है ना, दिस इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ व्हाट, स्यूडो फोर्स। ओके, अब ऐसा एज्यूम करो कि हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो पिस्टन है, ओके, अब पिस्टन यानी क्या, तो हम लोग लेट अस से ये आपका पिस्टन का एरिया है। ओके, अब मैं इसको रॉड या कुछ ऐसा दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये जो पिस्टन है, तो ये पिस्टन क्या कर रही है, एसएचएम कर रही है लाइक दिस। ओके, और इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इट इज 25 सेंटीमीटर, यानी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 25 सेंटीमीटर। अब ये पिस्टन के ऊपर हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, हम लोगों को ये पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है तो जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तब उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, वो टाइम पे उसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम रहता है, और जब एक्सीलरेशन मैक्सिमम रहता है हम लोग बोलते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है वो क्या रहता है, मैक्सिमम। यानी जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, ओके, ये ध्यान में रखना है, ये मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स के साथ क्या होगा, नीचे खींचा जाएगा। ओके, यस, तो जब ये नीचे खींचा जाएगा तो हम लोग बोलेंगे इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स एक्ट होगा। अभी यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो नीचे की तरफ है, वो स्यूडो फोर्स जो तैयार होगा वो ऊपर की तरफ एक्ट होगा, और वो अगर ऊपर की तरफ एक्ट होगा तो वो ब्लॉक को क्या करेगा, ब्लॉक के वेट को वो बैलेंस करेगा। ओके, अगर वो ब्लॉक के वेट से ज्यादा हुआ तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, तो जब ये नीचे आएगा तो ये ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर उड़ के वापस इसके ऊपर गिरेगा। हमें क्या चाहिए कि जो एसएचएम है वो स्मूथली होना चाहिए, यानी जो ब्लॉक है, ब्लॉक मस्ट नॉट लीव द सरफेस ऑफ द पिस्टन। ये आपको आ रहा है समझ में, वापस बताता हूं मैं, ये मीन पोजीशन है, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे गया, और पॉजिटिव एक्सट्रीम्स पे पहुंचने के बाद इसके ऊपर मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा। मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स जब एक्ट होगा तो वो नीचे की तरफ आएगा, जब नीचे की तरफ आएगा तो हम लोग बोलते हैं उसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स एक्ट होगा ऊपर की तरफ, और अगर वो स्यूडो फोर्स ब्लॉक के वेट से ज्यादा रहा,
ब्लॉक के वेट से ज्यादा रहा तो हम लोग बोलेंगे स्यूडो फोर्स ब्लॉक को क्या करेगा, लिफ्ट करेगा, और जो सरफेस है और ब्लॉक है उसके बीच में क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। हम लोगों को ये चाहिए कि ब्लॉक और सरफेस क्या होना चाहिए, ओके, कंटिन्यूसली दे शुड बी इन कॉन्टैक्ट। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, तो विल से फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर continuous contact between block and piston, the basic thing हम लोग बोलेंगे, the magnitude of pseudo force generated, तब तो हम लोग बोलेंगे when the block will move from, ब्लॉक बोलने से अच्छा पिस्टन बोलूंगा, will move from पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव या फिर आप उसको फिलहाल इतना ध्यान में रखो फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन पोजिशन, ओके, यानी when it will just start to move from positive extreme to mean position। तो ऐसे केस में क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स जनरेटेड व्हेन इट जस्ट स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम टू द मीन पोजीशन, ओके, दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ ब्लॉक ऑन पिस्टन। And can I say magnitude of pseudo force is nothing but equal to, you can say magnitude of pseudo force is equal to magnitude of restoring force। तो मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स कितना रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा दैट विल बी m इंटू ए मैक्स। अब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ओके, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ द ब्लॉक विच इज गोइंग टू बी व्हाट, mg। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपको आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे ये भी कंसिडर करना है आपको कि जो पिस्टन है वो मासलेस है और जो ब्लॉक है, ओके, दैट इज एडिंग टू द मास, ये ध्यान में रखना है, ओके। नाउ मैक्सिमम एक्सीलरेशन विल बी व्हाट, हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, ओके। अब ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया तो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए मैक्स क्या रहेगा, इट विल बी ओमेगा स्क्वायर ए, वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। तो हम लोग बोलेंगे ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसिडरिंग ओनली मैग्नीट्यूड, ओके। यहाँ पे अभी हमारा सम ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू व्हाट, ओके, एम तो कैंसिल हो गया, बचा क्या है जी, ओमेगा यानी क्या है, 2 पाई एन, तो ये हो जाएगा 2 पाई एन का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना है 25 सेंटीमीटर, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 0.25 मीटर। ये हो गया आपका 0.25 इज इक्वल टू जी, जी का वैल्यू कितना लेने को बोला हुआ है 10। अब चेक कीजिए यहाँ पे जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10, यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू 0.25 इज इक्वल टू वॉट 10, ओके। तो मैं बोलूँगा 4 इंटू 0.25, 4 इंटू 0.25, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मिलेगा क्या 1, पाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है 10 इंटू एन स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 10, दोनों साइड से 10 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू नथिंग बट 1 हर्ट्स, और यू कैन से 1 पर सेकेंड, ये आपको फ्रीक्वेंसी मिल गया, ओके। अब हम लोग क्या बोलेंगे, विल टॉक अबाउट द एनर्जी, एनर्जी ऑफ एसएचएम। तो टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम इज गिवन बाय व्हाट, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर। ये तो आपको पता है, ये इक्वेशन हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। तो मैं बोलूंगा एनर्जी पर यूनिट मास दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अभी आप बोलोगे सर ये क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे दिया हुआ है इन दिस केस हाउ मच इज द एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द ब्लॉक, यानी हम लोग क्या निकाल रहे हैं ई अपॉन एम। तो आपको ये निकालते वक्त टोटल एनर्जी कंसिडर करना है। तो टोटल एनर्जी हमेशा एसएचएम में क्या रहता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट रहता है, ये आपको आ रहा है समझ में। देयरफॉर एनर्जी पर यूनिट मास हो जाएगा हाफ इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर।
हाफ इंटू ओमेगा 2 पाई एन है, दैट विल बिकम, का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा 0.25, उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो कहना है से दिस इज गोइंग टू बी 2 1 जा 2 2 जा, पाई स्क्वायर का वैल्यू कितना लेने को बोला है आपको, 10 लेने को बोला है अप्रोक्सीमेटली। ओके, ये आपके सम में ही दिया हुआ है। एन का वैल्यू 1 है तो एन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी 1, तो डायरेक्टली 1 लिख देता हूँ इंटू 0.25 स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर 625 है, लेकिन 0.25 इंटू 0.25 यानी टोटल 0.25 4 डेसिमल हो जाते हैं। कभी कभी क्या है ना, एकदम बेसिक से बताना पड़ता है आप लोगों को, यानी फिर आपके डाउट्स आपको रहेंगे नहीं। 4 डेसिमल यानी मुझे यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए एक जीरो लगाना पड़ेगा। ओके, सो बेसिकली दिस विल बिकम व्हाट, ओके, ये 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो 10 इंटू 0.0625 इज 0.625 विच इज नथिंग बट, ओके, ये आपका हो जाएगा 1250 यानी 1.250, दिस इज एनर्जी पर यूनिट मास विच विल बी जूल पर केजी। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपने अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी निकाल दिया और एनर्जी पर यूनिट मास भी निकाल दी, ठीक है। तो इसके साथ आपके ओके ऑसिलेशंस के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं और आपका पूरा टॉपिक क्या होता है कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मैं एक और एडिशनल लेक्चर लूंगा जहाँ पे मैं आपको क्या करूँगा, एक शीट प्रोवाइड करूंगा। ओके, वो शीट के जितने भी क्वेश्चंस हैं विल ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रॉम इट। ओके, तो वो एक लेक्चर हम लोग क्या बोलेंगे, दैट विल बी ओके डेडिकेटेड फॉर द शीट। शीट यानी जो हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यस, आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके।